मैं अपने ही घर के दरवाजे के बाहर डरी सहमी ऐसी खड़ी थी जैसे कि ये मेरा घर नहीं बल्कि किसी और का घर हो, और किसी चोर जैसी खुद को महसूस कर रही थी। मेरे घर के अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं, वो वाली हंसी जो एक खुश परिवार में होती है, जब सब कुछ ठीक हो जाए, जब कोई डर ना हो, जब किसी को ये चिंता ना हो कि कल क्या होगा। मैं चाबी लगाकर अंदर जा ही रही थी कि तभी मेरे पति रोहित की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जिसमें शराब का नशा नहीं बल्कि जीत का नशा भरा हो। बस अब आखिरी किस्त भी आज चली जाएगी, फिर नेहा को बोलेंगे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही और कल से मान्या यहीं रहेगी। एक पल के लिए मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया। फिर मेरी सास मीना की आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत मीठी, बहुत जहरीली। बहू तो बस हमारी सीढ़ी थी बेटा, कमाने वाली बहू मिल गई तो ऐसा मौका भला कौन छोड़ता है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे अपने ही घर की चौखट पर ऐसा लगा जैसे मैं किसी और के घर में चोरी छुपे खड़ी हूं। मैं सोचने लगी कि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, बहुत सारी औरतों का सच्चा डर है। घर के अंदर का वित्तीय जाल और ऊपर से लोग क्या कहेंगे का ताला। मैं दरवाजे के पास जमी रही। अंदर कोई मेरी आहट नहीं सुन पाया क्योंकि बाहर तेज बारिश थी जिसकी आवाज बहुत तेज थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा यह आवाज भी अंदर तक चली जाएगी, पर अंदर के लोग तो अपनी प्लानिंग में डूबे थे। मेरे पति ने आगे कहा, बस नेहा को अभी तक लगता है कि जो पैसे वो भेज रही है वो सीधे बैंक के लोन में जा रहे हैं। वो पगली क्या जाने। बीच में हमने वो कोऑपरेटिव वाले का भी सेटलमेंट कर दिया और बाकी तो अपने हिसाब से सब चल रहा है। तभी मेरे ससुर ने गला साफ किया, देख बस कोई कागज पत्थर की बात उसके सामने मत निकालना, वो पढ़ी लिखी है, ज्यादा सवाल करेगी। फिर रोहित हंसा जैसे कोई मेडल जीत लिया हो। सवाल? वो तो अपनी नौकरी और अपने गुड गर्ल वाले संस्कारों में फंसी है। उसे बस भावु कर दो, कह दो माँ पापा बूढ़े हैं और बस वो पिघल जाती है। ये सुनते ही मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मेरे साथ धोखा हो रहा था। ये बात अचानक नहीं लगी। ये बात ऐसी लगी जैसे किसी ने नकाब हटा दिया हो। जैसे मैं 1 साल से जिस कमरे में रह रही थी उस कमरे में हवा नहीं थी और अब अचानक खिड़की खुल गई हो, पर हवा के साथ ठंडक भी आ गई हो। मेरा नाम नेहा है, उम्र 31। मैं एक IT कंपनी में काम करती हूँ। मेरी परवरिश किसी पापा की परी वाली लड़कियों की तरह नहीं हुई थी। मैं बचपन से जानती थी कि पैसे की कीमत क्या होती है। मेरे पापा बैंक में क्लर्क थे, माँ स्कूल में टीचर। हमने सादा जीवन जिया लेकिन इज्जत के साथ। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए खूब मेहनत करके नौकरी हासिल की और अपनी नौकरी भी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ कर रही थी। शादी से मेरा सपना बस इतना था, एक ऐसा साथी जो मुझे बराबर समझे और एक ऐसा घर जहां मेरी आवाज कभी दबाई ना जाए। रोहित मुझे शुरू में बिल्कुल वैसा ही लगा। वो आकर्षक नहीं पर भरोसेमंद था। ज्यादा मीठी बातें नहीं करता था पर बातों में एक ठहराव दिखाता था। हमारी मुलाकात दिल्ली में ही एक दोस्त की सगाई में हुई थी। उसने कहा था, तुम्हारे जैसी लड़की को जीवन में पार्टनर नहीं टीम मेट चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि कोई मुझे कमजोर नहीं समझ रहा। शादी हुई और पहले कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। सास मीना जी ने मेरे माथे पर हल्दी लगाई थी और कान में कहा था, बहू तू हमारी घर की लक्ष्मी है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी बहू को नौकरी ना करने दें, इसीलिए तुम कभी नौकरी मत छोड़ना। आजकल जमाना खराब है, ऊपर से महंगाई भी बहुत है। ससुर राजेश जी ने मेरी तारीफ की थी, बेटा तू बहुत समझदार है, हमें बेटा मिला है तो बहू भी वैसी ही मिली। मैं सच में मान बैठी थी कि मेरा ससुराल अलग है, यहाँ दबाव कम होगा, पर असल दबाव कभी शुरुआत में नहीं आता। असल दबाव तब आता है जब आप अपने आप को उस घर का हिस्सा मानने लगते हो। 6 महीने बाद रोहित एक रात बहुत गंभीर होकर बैठा। नेहा एक बात है। मैंने लैपटॉप बंद किया। बोलो, उसने कहा। वो माँ पापा की हालत, मतलब वो अकेले रहते हैं और पापा ने पहले एक छोटा सा बिजनेस किया था, उसमें कुछ नुकसान हो गया है। अभी वो लोग कर्ज में हैं। मैंने पूछा, कितना कर्ज? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ज्यादा नहीं, बस मैनेजेबल है। मुझे उस ज्यादा नहीं में ही खतरा दिखा। मैंने कहा, अरे नंबर तो बोलो। वो बोला, करीब 40 से 50 लाख। मेरे गले में पानी अटक गया। और तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं? वो जल्दी से बोला। मैं बताना चाहता था पर शादी नई नई थी,
मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। यही पहली चाल थी, सच को डर कहकर छुपा देना। उसी वक्त सास का फोन आया। उन्होंने रोते रोते कहा, बहू हमें बचा ले, एजेंट्स दरवाजे पर आ जाते हैं, पापा जी की तबीयत बिगड़ जाती है, समाज में बदनामी हो जाएगी। भारत में बदनामी का डर कई बार बीमारी से बड़ा होता है। मैंने अगले दिन पूछा, लोन किस बैंक का है? रोहित बोला, 2 जगह का है, एक नेशनलाइज्ड बैंक और एक कोऑपरेटिव, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कागज? मैंने कहा। वो बोला, हैं पर वो घर पर है। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम नहीं मदद करोगी तो कौन करेगा? उस दिन मेरे अंदर का समझदार हिस्सा चेतावनी दे रहा था, लेकिन मेरा घर बचाने वाला हिस्सा आगे बढ़ गया। मैं उस परिवार से आई थी जहां रिश्ते निभाए जाते हैं, तौले नहीं जाते। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन सब कुछ लिखित में होगा, मैं अंधाधुंध नहीं चलूंगी। रोहित ने तुरंत हाँ कहा। इतनी जल्दी हाँ कि मुझे बाद में समझ आया वो हाँ नहीं थी, वो एक दरवाजा था जिसे उन्होंने मेरे सामने खोल दिया था ताकि मैं अंदर आ जाऊं। अगले हफ्ते सास ससुर दिल्ली आ गए। हमारे 2 BHK में जैसे अचानक पंचायत बैठ गई। सास ने घर में दिया जलाया और बोली, बहू तू आई है तो घर में रोशनी आई है। फिर ससुर ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा एक बात समझ ले, हम तुझसे भीख नहीं मांग रहे, ये बस टेम्परेरी है। हम कर्ज से निकल जाएं, फिर रोहित सब लौटा देगा। मैंने पूछा, आपकी इनकम कितनी है अभी? सास ने तुरंत कहा, पापा जी की पेंशन है और थोड़ी बहुत बचत। मैंने फिर कहा, तो फिर इतने बड़े लोन कैसे? वो दोनों एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। रोहित ने बीच में आकर बात घुमा दी, अरे वो पुराने मेडिकल खर्चे, बिजनेस का लॉस है। मेरी आंखों में प्रश्न था। उनके पास कहानी, और कहानी हमेशा जीतती है। जब तक कागज नहीं आता, उन्होंने मुझे एक एक्सेल शीट दिखाई जिसमें कुछ EMI लिखी थी, कुछ तारीखें थी। मुझे लगा चलो कम से कम कुछ तो है, पर वो एक्सेल उनके फोन में थी, बैंक की नहीं। फिर उन्होंने कहा, बहू हम पैसे संभाल नहीं पाते, तू डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, UPI से भी कर सकती है। एजेंट के हाथ में कैश जाएगा तो गड़बड़ हो सकती है। ये बात सुनकर मैं थोड़ी शांत हुई, क्योंकि डायरेक्टर ट्रांसफर का प्रूफ रखता है। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अकाउंट डिटेल्स दें। उन्होंने डिटेल्स दी। रोहित ने कहा, ये लोन अकाउंट है। मैंने पहली बार 2 लाख ट्रांसफर किए नेफ्ट से। उसी रात सास ने मेरे सिर पर हाथ रखा। तू सच में देवी है बहू। शब्दों की मिठास मेरे अंदर तक उतर गई, और यही मिठास धीरे धीरे मेरी सावधानी को पिघलाती गई। अगले महीने फिर पेमेंट, फिर तीसरे महीने, फिर चौथे महीने रेनोवेशन की बात आई। सास ने कहा, बहू हम चाहते हैं कि हमारा पुराना घर थोड़ा ठीक हो जाए। अब तूने लोन में मदद शुरू कर दी है, तो अगर घर भी बन जाएगा तो हम चैन से रहेंगे, वरना लोग क्या कहेंगे, बेटा शहर में है और माँ बाप जर्जर घर में रहते हैं। ये लोग क्या कहेंगे उन्होंने हर बार नए रूप में रखा, कभी समाज, कभी रिश्तेदार, कभी पड़ोसी। रोहित बोला, नेहा हम फ्यूचर में वहीं रहेंगे या उन्हें यहाँ बुला लेंगे? रेनोवेशन इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा, इन्वेस्टमेंट तब होती है जब ओनरशिप क्लियर हो। उसने हंसकर कहा, तुम भी ना, तुम्हें हर चीज में डॉक्यूमेंट चाहिए। मैंने जवाब दिया, हाँ चाहिए, क्योंकि मैं पैसा दे रही हूँ। उसी रात रोहित मेरे पास आया, बहुत सॉफ्ट बनकर बोला, देखो तुम सही हो, बस अभी माँ पापा तैयार नहीं है। कागज पत्तर की बात से वो लोग हर्ट हो जाते हैं। पहले हम उन्हें स्टेबल कर दें, फिर सब प्रॉपर काम कर लेंगे। ये दूसरी चाल थी, सही बात को अभी नहीं में दबा देना। फिर एक दिन मेरे ऑफिस में अप्रेजल हुआ, मुझे बोनस मिला। मैं खुश थी। मैंने रोहित को बताया। उसने मुझे गले लगाया और उसी गले लगे में कहा, अब माँ पापा का लोन फास्ट हो जाएगा। मैंने खुद को अलग किया। ये मेरा बोनस है। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ही तो है, लेकिन हमारा परिवार भी तो है। मैंने उस दिन पहली बार हमारा परिवार की लाइन को अंदर से महसूस किया। ये प्यार भी है, जाल भी। मैंने फिर भी एक हिस्सा ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था मैं सही कर रही हूँ। अगले कुछ महीनों में पेमेंट्स बड़े होने लगे, कभी 3 लाख, कभी 5 लाख। मैं हर बार रिसीट या बैंक मैसेज मांगती। वो कहते, बैंक SMS तो आता है, वही रिसीट है फॉर क्लोजर लेटर। उन्होंने कहा, बाद में और फिर धीरे धीरे मेरी जिंदगी में एक नई चीज आई, थकान। मैं ऑफिस से लौटती, घर में सास की शिकायतें, ससुर की तबीयत की बातें, रोहित का तुम मजबूत हो वाला भरोसा, और बीच में मेरे फोन पर बैंक ऐप। मेरी दोस्त मुझे बाहर बुलाती, मैं कहती काम है। मेरे पापा मम्मी कहते घर आ जाओ, मैं कहती यही सब संभालना है।
मैं खुद को ही भूलने लगी थी। फिर रोहित का स्वभाव बदलने लगा। पहले वो देर से आता था क्योंकि काम होता था। फिर वो लेट नाइट कॉल्स लेता था। बालकनी में जाकर धीमे बोलता था। मैं पूछती किससे बात कर रहे हो? वो कहता क्लाइंट का नाम कभी नहीं बताता। फिर एक दिन उसने कहा तुम्हें मेरा फोन चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा मैंने चेक नहीं किया। उसने चिढ़कर कहा यार तुम हर चीज में सस्पेंस क्यों डालती हो? ये तीसरी चाल थी, आपके सवाल को आपकी कमी बना देना। उसी दौरान सास ने मुझे एक और बात में उलझाया। बहू, सोसाइटी में हम सबकी रिस्पेक्ट है। तू पेमेंट्स करती है, बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे ऊपर लोन है, वरना रिश्तेदार ताना मारेंगे। मैं हंसती। मैं किसको बताऊंगी माँ जी? वो बोली बस ध्यान रखना, और हाँ, अगर कोई बैंक का लेटर आए तो सीधे पापा जी के नाम पर मत मंगवाना। तू मंगवा लेना, तेरा नाम चलेगा तो अथॉरिटी लगेगी। मैंने चौंक कर कहा मेरा नाम क्यों? रोहित ने तुरंत कहा अरे तुम पढ़ी लिखी हो, तुम फॉलो अप करोगी तो जल्दी होगा। और मैंने बिना समझे अपने नाम का इस्तेमाल सुविधा मान लिया। मैं नहीं जानती थी कि भारत में सुविधा का दूसरा नाम कई बार फसाना होता है। एक शाम मैं ऑफिस से जल्दी निकल आई। बारिश थी, ट्रैफिक कम था। मुझे लगा आज घर जल्दी पहुंचकर थोड़ी शांति मिलेगी। मैं अपने फ्लोर पर पहुंची तो कॉरिडोर में रोहित की हंसी सुनाई दे रही थी। मुझे अच्छा लगा, शायद आज वो खुश है। पर जैसे ही मैं दरवाजे के पास आई, वो बातचीत सुनी जो मैंने शुरुआत में आपको बताई। मेरी सांस रुक गई। अंदर मेरे पैसे का हिसाब नहीं, मेरे भविष्य का फैसला हो रहा था। कल से मान्या यहीं रहेगी। मान्या नाम पहली बार सुना, पर धक्का तुरंत समझ आया। मैं दरवाजे के पास खड़ी रही और उस बातचीत का हर शब्द मेरे दिमाग में तेजी से लिखता गया। ससुर बोले बस उसे ऐसे दिखाना कि लोन तो खत्म हो गया और अब उसे घर छोड़ना चाहिए। सास बोली और अगर वो रोए तो बोल देना, समाज में तमाशा मत करो, वो डर जाएगी। रोहित बोला डर जाएगी क्या? वो तो हमेशा डरती है। बस बैंक स्टेटमेंट उसके हाथ मत लगने देना। मुझे अंदर से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे हाथ से मेरा नाम छीन लिया हो। मैं एक कदम पीछे हटकर दीवार से टिक गई। फिर मैंने अपने फोन का साइलेंट रिकॉर्डर ऑन कर दिया। ये मैं पहली बार कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मुझे ये भी पता था अच्छी लड़की बनकर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अब सुरक्षित लड़की बनना जरूरी है। फिर मैंने जानबूझकर चाबी को जोर से घुमाया, जैसे मैं अभी पहुंची हूँ। मैं आ गई। अंदर बैठे लोग तुरंत बदल गए। सास ने मिठाई का डिब्बा आगे किया। आजा बहू, तेरी पसंदीदा काजू कतली लाई हूँ। रोहित ने नकली मुस्कान दी। अरे आज जल्दी आ गई। मैंने सामान्य आवाज में कहा। हाँ, वो मीटिंग कैंसिल हो गई। मेरे अंदर आग थी, पर मैंने उसे चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका था अगर मैं अभी चिल्लाऊंगी ये लोग प्लान बदल देंगे। अगर मैं अभी रोऊंगी ये मुझे कमजोर समझेंगे। मुझे इनकी चाल को इनके ही खेल में तोड़ना था। रात में खाना खाते समय रोहित ने पूछा वो लोन वाली अगली पेमेंट कब करोगी? मैंने चम्मच चलाते हुए कहा कल। उसकी आंखों में चमक आई। मैंने तुरंत आगे कहा लेकिन इस बार मैं बैंक से फॉर क्लोजर अमाउंट और सेटलमेंट लेटर मांगूंगी, स्टैंप लगा हुआ। सास की उंगलियां प्लेट पर ही रुक गईं। ससुर का चेहरा सख्त हुआ। रोहित ने हंसकर कहा अरे यार तुम फिर से वही बात कर रही हो। मैंने बहुत शांत होकर कहा हाँ वही, क्योंकि मैं पैसा दे रही हूँ। वो लोग एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने पहली बार महसूस किया मेरे एक वाक्य ने उनके घर की हवा ही बदल गई। खाना खत्म हुआ। मैं अपने कमरे में गई। रोहित बालकनी में चला गया। मैं उसके पीछे नहीं गई। मैंने अपने काम का रुख बदला। लैपटॉप पर बैठी और अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स खोलने लगी। एक एक ट्रांजैक्शंस मैंने कॉपी किया, तारीख, अमाउंट, बेनिफिशियरी, और तब मुझे वो दिखा, एक ऐसा ट्रांसफर जो लोन अकाउंट जैसा नहीं था। नरेशन में कोई अलग नाम था, कोई अलग IFSC। अमाउंट छोटा नहीं था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने अगले 30 मिनट में जितने स्क्रीनशॉट ले सकती थी ले लिए। फिर मैंने ट्रांजैक्शन डिटेल खोलकर बेनिफिशियरी का पूरा नाम देखा। वो किसी लोन अकाउंट का नाम नहीं था, वो किसी व्यक्ति का नाम था। मेरा दिल बैठ गया। मुझे समझ आया मेरे पैसों का एक हिस्सा लोन नहीं किसी और के पास जा रहा था। और अगर ऐसा है तो ये लोग सिर्फ मुझे निकालने की तैयारी नहीं कर रहे, ये मेरी कमाई को अपने लिए रास्ता बना चुके हैं। मैं रात के 2 बजे तक जागती रही। फिर मैंने अपने फ़ोन में वही रिकॉर्डिंग चेक की जो मैंने दरवाजे पर ऑन की थी।
उसमें साफ था, मान्या यही रहेगी, नेहा को निकाल देंगे। मेरी आंखों से आंसू निकले, पर मैं रो नहीं रही थी, मैं खुद को तैयार कर रही थी। मैंने मन में कहा, कल से मैं उनकी बहू नहीं, अपने जीवन की अकाउंटेंट हूं। मैं अपने हक का ऑडिट करूंगी। मैं अपने नाम की, अपने पैसे की, अपने कागज की सुरक्षा करूंगी और मैं किसी को ये मौका नहीं दूंगी कि वो मेरी मेहनत पर हंसे। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, मेरे फोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया। रोहित के नाम से नहीं, एक अननोन नंबर से। सिर्फ एक लाइन थी, मैडम रजिस्ट्री टोकन रेडी टुडे 11:30, डोंट बी लेट। मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। रजिस्ट्री टोकन, मेरे नाम का इस्तेमाल मेरे बिना। मेरे अंदर एक ही सवाल उठा, क्या ये लोग मेरे दस्तखत के बिना भी कुछ करने की कोशिश कर चुके हैं? और अगर हाँ, तो आज 11:30 पर कौन सा कागज मेरे खिलाफ तैयार बैठा है? सुबह की हल्की रोशनी पर्दे के किनारे से मेरे कमरे में घुस रही थी, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में एक ही चीज चमक रही थी, वो व्हाट्सएप वाली लाइन, मैडम रजिस्ट्री टोकन रेडी टुडे 11:30, डोंट बी लेट। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, जैसे मेरी आंखें उसे झूठ साबित कर देंगी। फिर मैंने अपने हाथों को देखा। ये वही हाथ थे जिनसे मैंने हर महीने पैसे ट्रांसफर किए, घर चलाया, ऑफिस की फाइलें संभाली और रिश्तों को बचाकर रखा। आज वही हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से नहीं, गुस्से और होश से। मेरे दिमाग में तुरंत एक सीधा सवाल आया, मेरे बिना रजिस्ट्री टोकन कैसे रेडी हो सकता है? मैंने कभी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली, मैंने किसी एजेंट को ऑथराइज नहीं किया, तो फिर मेरे नाम से ये कौन कर रहा है? और सबसे जरूरी, आज 11:30 पर कौन सा कागज मेरे खिलाफ तैयार बैठा है? मैंने रोहित को जगाया नहीं, मैंने उस पल कोई ड्रामा नहीं किया, क्योंकि ड्रामा से उन्हें संकेत मिल जाता और संकेत मिलते ही वो अपने कदम बदल देते। मैंने बस अपने फोन में एक नया फोल्डर बनाया, नाम रखा सबूत, और उस मैसेज का स्क्रीनशॉट सेव किया, साथ में टाइम और नंबर भी। फिर मैंने खुद को मजबूर किया कि सांस धीरे लूं। मेरी माँ हमेशा कहती थी, जब डर लगे तो सबसे पहले शरीर को शांत करो ताकि दिमाग झूठ ना बोले। मैंने पानी पिया और अपना काम करने वाली आवाज वापस लाई। पहले जानकारी, फिर फैसला। मैंने तुरंत अपने सीए दोस्त युवराज को कॉल किया। उसने फोन उठाते ही कहा, सुबह सुबह कैसे याद किया? मैंने कहा, भाई अर्जेंट है, मेरे नाम से रजिस्ट्री टोकन का मैसेज आया है आज 11:30 पर। वो एकदम सीरियस हो गया। रजिस्ट्री मतलब सब रजिस्ट्रार या सोसाइटी ट्रांसफर? मैंने कहा, मैसेज में मैडम लिखा है, नंबर अननोन है। उसने कहा, पहला काम, उस नंबर को कॉल बैक मत करना। दूसरा, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? इंडेक्स टू सेल डीड, लोन पेपर्स? मैंने कहा, सेल डीड मेरे नाम पर है, ओरिजिनल मेरे लॉकर में है, इंडेक्स 2 की कॉपी है, लोन मेरे नाम पर था, कुछ ईएमआई बाकी नहीं है, लेकिन मेरे सास ससुर के लोन के नाम पर मैं पैसे देती रही। उसने एक सांस ली। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हें किसी डीड पर विटनेस कंसेंट के लिए बुलाया जा रहा है, या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करके कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया गया है और बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही मेरे पेट में खलबली मच गई। बायोमेट्रिक? उसने कहा, हाँ, सब रजिस्ट्रार में कई जगह आधार बेस्ड बायोमेट्रिक या थंब इम्प्रेशन लगता है। वो तुम्हारे बिना पूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्कैमर कोशिश करते हैं कि व्यक्ति घबरा जाए या फिर जल्दी में साइन कर दे। मैंने अपने हाथ मले। तो मैं क्या करूं? उसने कहा, तुम अभी बैंक जाओ, अपनी स्टैंप स्टेटमेंट निकालो और पेमेंट्स का ट्रेल प्रिंट कर लो। फिर एक लॉयर से मिलो जो प्रॉपर्टी और मैट्रिमोनियल दोनों समझता हो, और 11:30 पर तुम वहां अकेली नहीं जाओगी। ये आखिरी लाइन मेरे अंदर उतर गई, अकेली नहीं जाओगी। मैंने फोन रखा और तुरंत तैयार होने लगी। घर में बाहर से सब नॉर्मल था। किचन में प्रेशर कुकर की सीटी, कॉरिडोर में दूध वाले की आवाज और नीचे सोसाइटी के गार्ड की सीटी। लेकिन मेरे लिए ये सब अब किसी फिल्म का बैकग्राउंड साउंड था। मैं धीरे से बाहर निकली। रोहित अभी भी सो रहा था, बाल बिखरे थे, फोन उसके सिरहाने उल्टा पड़ा था। वो आदमी जिसके साथ मैंने घर बसाने का सपना देखा था, आज मेरे ही नाम से रजिस्ट्री का खेल खेल रहा था। मैंने उसके चेहरे की तरफ एक सेकंड देखा और अंदर से एक वाक्य निकला, सच को देर से पहचानना पाप नहीं, लेकिन सच पहचान कर भी चुप रहना खुद के साथ अन्याय है। मैं सोसाइटी से बाहर निकली और सीधे अपनी बैंक ब्रांच गई। वहां लाइन थी, पर मैंने पेशेंस नहीं खोया।
काउंटर पर पहुंचकर मैंने साफ कहा, मुझे पिछले 12 महीने की डिटेल स्टेटमेंट चाहिए, नरेशन के साथ स्टैंप भी। कर्मचारी ने कहा, मैडम नेट बैंकिंग से। मैंने बीच में नहीं काटा, बस शांत स्वर में कहा, मुझे स्टैंप चाहिए, ऑफिशियल पेपर्स। जब आप भारत में ऑफिशियल पेपर्स बोलते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि आप सिर्फ क्यूरियोसिटी में नहीं आए। उसने फॉर्म दिया, मैंने भरा और स्टेटमेंट निकलवाई। मैंने वहीं बैठकर एक एक एंट्री पर नजर डाली। मुझे वही सस्पिशियस नरेशन फिर दिखा और 2-3 ऐसी एंट्रीज भी दिखी जो लोन जैसा नहीं लग रही थी। अब ये सिर्फ फीलिंग नहीं थी, ये रिकॉर्ड था। बाहर निकलते हुए मैंने बैंक के बाहर खड़े एटीएम के पास रुककर अपनी माँ को कॉल किया, फिर काट दिया। मैं उनसे अभी बात नहीं कर सकती थी, उन्हें दुख होगा और दुख मेरे कदम कमजोर कर देगा। मुझे अभी मजबूत रहना था। मैंने युवराज को स्टेटमेंट की फोटो भेजी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है, ये ट्रेल सॉलिड है। अब लॉयर से बात करनी थी। मैं पहले ही युवराज से मिले नंबर पर कॉल कर चुकी थी। वकील का नाम था अधिवक्ता हिमानी खुराना। आवाज में सख्ती नहीं थी पर साफपन था। मैंने उन्हें कहा, मुझे आज ही मिलना है। उन्होंने बस पूछा, कब तक आ सकती हैं? मैंने कहा 1 घंटे में। उन्होंने कहा, आइए और जो भी पेपर्स हैं साथ लाएं। मैं उनके ऑफिस पहुंची तो वहां भीड़ नहीं थी। एक छोटा सा केबिन, लकड़ी की टेबल और दीवार पर भगवान का छोटा सा फ्रेम। मुझे उस फ्रेम ने अजीब सा सुकून दिया, जैसे कोई कह रहा हो, न्याय धीमा हो सकता है पर मरा नहीं है। मैंने बैठते ही सारी बात एक सांस में नहीं बताई। मैंने क्रम से बताया, लोन के नाम पर पेमेंट्स, एक्सेल सीट, फॉरक्लोजर लेटर का टलना, सस्पिशियस बेनिफिशियरी और आज सुबह आया रजिस्ट्री टोकन का मैसेज। वकील ने बीच में सिर्फ 2 बार रोका। पहली बार उन्होंने पूछा, आपके नाम पर जो फ्लैट है उसकी सेल डीड ओरिजिनल आपके पास है? मैंने कहा, लॉकर में। उन्होंने कहा, गुड। दूसरा, क्या आपने कभी रोहित को पावर ऑफ अटर्नी दी? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने पेन घुमाया, तो वो आपके बिना लीगल ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको धोखे से किसी पेपर पर थंब लगवा सकता है या आपसे ऐसी डिक्लेरेशन साइन करवा सकता है जो बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा। आपको आज 11:30 पर सब रजिस्ट्रार या जहां भी बुलाया है वहां जाना चाहिए, लेकिन अपनी शर्तों पर। मैंने कहा, मेरी शर्त? उन्होंने कहा, आप किसी भी पेपर को बिना पढ़े टच नहीं करेंगी। आप थंब इम्प्रेशन तभी देंगी जब आप पूरी तरह समझ लें कि ये क्या डीड है, और आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं या मेरा क्लर्क आपके साथ जाएगा। मेरे गले से जैसे पत्थर हट गया। आप चलेंगी? उन्होंने घड़ी देखी। हाँ, लेकिन अभी एक काम कीजिए, आप अपने लॉकर से सेल डीड और इंडेक्स आई की कॉपी निकालिए और सोसाइटी ऑफिस से एक लिखित कंफर्मेशन लीजिए कि किसी ट्रांसफर म्यूटेशन के लिए कौन से पेपर्स जमा हुए हैं। मैंने सिर हिलाया। मैं ऑफिस से निकलकर सीधे बैंक के लॉकर ब्रांच गई। मेरे हाथ लॉकर खोलते समय भी कांप रहे थे, क्योंकि वो कागज मेरे लिए अब घर नहीं थे, मेरी ढाल थे। मैंने ओरिजिनल सेल डीड को बस छुआ नहीं, मैंने उसे अपनी फाइल में सही ढंग से रखा। इंडेक्स 2 की लेटेस्ट कॉपी, लोन क्लोजर का पुराना लेटर, सब साथ रख लिया। फिर मैं सोसाइटी ऑफिस गई। सेक्रेटरी वही थे जो कल कैजुअली बोल गए थे। मैंने आज कैजुअली नहीं पूछा। मैंने कहा, मुझे लिखित में चाहिए कि पिछले 1 महीने में मेरे फ्लैट नंबर के नाम पर कौन कौन से एप्लीकेशन आए हैं और किसने सबमिट किए हैं। उन्होंने आंखें झपकाई। मैडम, ये तो। मैंने उनकी बात काटी। नहीं, बस शांत आवाज में कहा, मैं लॉयर के साथ हूं, मुझे लिखित में चाहिए, शब्दों में नहीं। लॉयर आते ही उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने फाइल निकाली। उसमें एक एप्लीकेशन था, नेम एडिशन ज्वाइंट ओनरशिप रिक्वेस्ट जैसा कुछ। उसमें एप्लीकेंट के रूप में रोहित का नाम था और सपोर्टिंग में मेरी आधार कॉपी, मेरा पैन कॉपी, और मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। एक कंसेंट लेटर जिस पर नीचे मेरे जैसे हस्ताक्षर थे, मेरा जैसा, मेरा नहीं। मेरे गले में हवा फंस गई। मैंने कागज को ध्यान से देखा। हस्ताक्षर की लकीरें मेरी थीं, पर टेढ़ापन अलग था, जैसे किसी ने मेरी सिग्नेचर स्टाइल को नकल करने की कोशिश की हो। सेक्रेटरी ने धीमे से कहा, मैडम, ये आपके घर से ही आया था। मैं कुछ सेकंड तक बोली नहीं। फिर मैंने बस इतना कहा, इस कंसेंट लेटर की फोटोकॉपी मुझे अभी चाहिए, अटेस्टेड। उसने हड़बड़ाकर कहा, अटेस्टेड? मैंने कहा, आप सील लगाइए और लिखिए, ट्रू कॉपी एज पर रिकॉर्ड्स। वो डर गया। डर अक्सर सच का पहला साथी होता है। उसने सील लगाई। मैंने पेपर को फाइल में रखा और बाहर निकल आई।
मैं सोसाइटी के स्टेयरकेस के पास कुछ सेकंड खड़ी रही। मेरी आंखें जल रही थीं। अब ये सिर्फ विश्वासघात नहीं था, ये दस्तावेजी धोखा था। किसी ने मेरे नाम से कंसेंट बनाया, मेरे डॉक्यूमेंट्स लगाए और मेरे ही घर पर अपना नाम चढ़ाने की कोशिश की। मेरे अंदर से एक आवाज आई, अगर आज तुम चुप रही तो कल तुम अपने ही घर में मेहमान बन जाओगी। मैंने तुरंत वकील को कॉल किया। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया, आपने कॉपी ले ली। अब 11:30 का मतलब साफ है, आपकी बायोमेट्रिक कंसेंट फाइनलाइज करने का स्टेप हो सकता है। मैंने पूछा, अगर मेरा सिग्नेचर फेक है तो? उन्होंने कहा, तो 2 चीजें होंगी, क्रिमिनल एंगल भी और सिविल रेमेडी भी। अभी आप पैनिक नहीं करेंगी, हम सही जगह सही बात करेंगे। मैं घर लौटी तो रोहित तैयार होकर बैठा था, जैसे उसे पता हो मैं कहाँ गई थी। उसने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, अरे आज तुम जल्दी क्यों निकल गई थी? मैंने नॉर्मल बनकर कहा, वो ऑफिस का काम था। उसने मेरी फाइल की तरफ देखा। ये क्या है? मैंने कहा, कुछ डॉक्यूमेंट्स, मुझे स्टेटमेंट्स चाहिए थे। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए सिकुड़ी, फिर वो मुस्कुराया। तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? मैंने मन में कहा, क्योंकि तुम खेल खेल रहे हो। बाहर से मैंने बस इतना कहा, आज बैंक में क्राउड था, वो उठकर मेरे पास आया, बहुत नजदीक। 11:30 बजे, याद है ना? मेरा दिल एक पल को रुका। मैंने अपनी आवाज स्थिर रखी। किस लिए? उसने जैसे पहले से तैयार जवाब दिया, माँ पापा के लोन के क्लोजर के बाद एक छोटा सा काम है, बस कुछ पेपर साइन करने हैं ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंफ्यूजन, ये शब्द उसने ऐसे बोला जैसे वो मेरा भला चाहता हो। मैंने कहा, कौन से पेपर्स? उसने शोल्डर उचका दिए। अरे रूटीन है, सोसाइटी और रजिस्ट्री वाली फॉर्मेलिटीज। मैं अंदर से हंस पड़ी। रूटीन? जब आप किसी के सिग्नेचर की नकल करके कंसेंट लगाते हो तो वो रूटीन नहीं, धोखा होता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं चलूंगी। उसकी आंखों में चमक आ गई। गुड, जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने बाथरूम में जाकर दरवाजा लॉक किया और आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी, लेकिन चेहरे पर एक तरह का ठहराव भी था। मैंने फुसफुसाकर कहा, आज मैं नहीं टूटूंगी। फिर मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग सेटिंग चेक की, पावर बैंक साथ रखा, आधार और पैन की ओरिजिनल कॉपियां नहीं ले गई, सिर्फ फोटो कॉपी, क्योंकि ओरिजिनल दिखाना पड़े तो मैं दिखाऊंगी, पर किसी को पकड़ने नहीं दूंगी। 11 बजे के आसपास वकील का क्लर्क नीचे आ गया, जैसे हमने तय किया था। रोहित को उसकी मौजूदगी का पता नहीं था। मैंने उसे नीचे बुलाने का बहाना किया। मुझे बैंक के डॉक्यूमेंट्स में कंफ्यूजन है, एक फ्रेंड भेज रही हूँ। रोहित ने आंखें तरेरी पर कुछ बोला नहीं। शायद उसे लगा मैं बस पेपर वर्क में उलझी हूँ। हम तीनों, मैं, रोहित और वकील का क्लर्क, ऑटो से सब रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ निकले। रास्ते में रोहित लगातार मीठा बनता रहा। देखो नेहा, आज सब फाइनलाइज हो जाएगा, फिर हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। फ्रेश स्टार्ट? किसके साथ? मेरे दिमाग में मान्या का नाम बिजली की तरह चमका। हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो बाहर ही भीड़ थी। लोग फाइलें लिए एजेंट्स चिल्ला चिल्ला कर टोकन नंबर बता रहे थे और अंदर से पंखे की गर्म हवा बाहर आ रही थी। रोहित मुझे हाथ से खींचकर एक कोने में ले गया, जहां एक आदमी सफेद शर्ट में खड़ा था, एजेंट। उसने मुझे देखकर कहा, मैडम, टोकन रेडी है, बस अंदर बायोमेट्रिक और साइन हो जाएगा। मैं उसकी आंखों में देखती रही। किस चीज का टोकन? वो मुस्कुराया। मैडम, नाम जोड़ने का जॉइंट ओनरशिप, बहुत सिंपल है। मेरे अंदर गुस्सा उठा, लेकिन मैंने उसे चेहरे पर नहीं आने दिया। मैंने बस कहा, ये मेरे बिना कैसे इनिशिएट हुआ? एजेंट ने बहुत कैजुअली कहा, मैडम, हस्बैंड ने सबमिट किया है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी लगे हैं, बस आपकी प्रेजेंस चाहिए फाइनल करने के लिए। आप तो फैमिली है ना, इसमें क्या है? फैमिली, यही शब्द हर बार मेरे खिलाफ हथियार बनता था। तभी मैं पीछे से आने वाली आवाज सुनकर जम गई। वो आवाज किसी महिला की थी, तेज, कॉन्फिडेंट और जान पहचान वाली नहीं, पर उसके अंदाज में वही हक था जो मैंने रोहित के वॉइस नोट्स में महसूस किया था। रोहित, हो गया टोकन? मैंने गर्दन घुमाई। सामने मान्या खड़ी थी, वही नई वाली, कपड़े महंगे, हाथ में बड़े सनग्लासेस और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे मैं पहले से हार चुकी हूँ। उसने मुझे देखा और आधी सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो इंसान तब देता है जब उसे लगता है कि सामने वाला बस एक रुकावट है। रोहित का चेहरा एक सेकंड के लिए चमका, फिर उसने जल्दी से मास्क पहना। मान्या, तुम यहाँ?
मान्या ने ऐसे कहा जैसे ये बिल्कुल स्वाभाविक हो। हाँ, वो तुमने कहा था आज फाइनल है, फिर हम लंच करेंगे। मेरे भीतर कुछ टूटने की जगह कुछ जम गया। अब सब सामने था। ये सिर्फ लोन या पैसे की बात नहीं थी, ये घर, नाम और मेरी जगह का खेल था। वकील के क्लर्क ने धीरे से मेरे कान में कहा, मैडम अब आप शांत रहिए, आप बोलेंगी तो वो आपको प्रवोक करेंगे। हम प्रोसीजर पर जाएंगे। मैंने सिर हिला दिया। एजेंट ने मुझे टोकन स्लिप पकड़ाई। उस पर मेरा नाम छपा था, जैसे मेरे नाम को किसी ने उधार लेकर अपने काम में लगा दिया हो। मैंने स्लिप को देखा, फिर रोहित को देखा। उसने मेरी आंखों से नजर चुराई। मैंने धीमे स्वर में कहा, तो तुमने सच में मेरे सिग्नेचर की नकल की? उसने फुसफुसाकर कहा, ड्रामा मत करो, बस अंदर चलो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हंस नहीं पाई। ठीक, पर किसके लिए? मैंने मन में पूछा। तभी क्लर्क ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, बिफोर प्रोसीडिंग वी नीड टू वेरीफाई सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। प्लीज शो द एप्लीकेशन फाइल। एजेंट ने क्लर्क को घूरा। आप कौन? क्लर्क ने कहा, लीगल असिस्टेंट। लीगल शब्द सुनते ही एजेंट का चेहरा उतर गया। मान्या ने रोहित के हाथ को पकड़कर कहा, ये क्या कर रही है? तुम्हारी वाइफ ट्रबल करेगी तो हमारा क्या? रोहित ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। देखो नेहा, तुम्हें जो चाहिए घर आकर बात करेंगे, अभी यहाँ सीन मत बनाना। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा। मैं सीन नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ सच रोकूंगी। क्लर्क ने मुझे इशारा किया कि हम अंदर चलें। हम काउंटर के पास पहुंचे। मैं अपना नंबर बताने लगी। तभी एक बाबू ने कहा, मैडम, बायोमेट्रिक फॉर कंसेंट। उसने मशीन की तरफ इशारा किया। वो मशीन मेरे लिए अब मशीन नहीं थी, वो मेरी जिंदगी का गेट थी। रोहित ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, ऐसे जैसे वो मुझे सपोर्ट कर रहा हो। उसकी उंगलियों का दबाव मुझे धमकी जैसा लगा। उसने मेरे कान में बहुत धीमे कहा, अगर तुमने आज थम नहीं लगाया तो याद रखना, घर लौटकर तुम एक भी चीज लेकर नहीं निकलोगी। मेरा गला सूख गया। ये वही आदमी था जिसने कभी कहा था टीममेट। अब वही आदमी मुझे खाली हाथ करने की धमकी दे रहा था। मैंने मशीन की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। मैंने क्लर्क की तरफ देखा। उसने बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, अब आपके पास एक सही मौका है, गलत कागज पर सही अंगूठा मत लगाइए। मैंने बाबू से कहा, पहले मुझे डीड दिखाइए, मैंने पढ़े बिना थम नहीं लगाऊंगी। बाबू ने आंखें मिचकाई। मैडम जल्दी कीजिए, लाइन है। मैंने वही शांत साफ आवाज रखी, लाइन रहेगी लेकिन मेरा अधिकार नहीं जाएगा। मैंने पीछे से फिर मान्या ने चिढ़कर कहा, इतनी पढ़ाई का यही फायदा है क्या? हर चीज में शक? मैंने उसकी तरफ बिना मुड़े कहा, शक नहीं, सुरक्षा। रोहित ने गुस्से में मेरे हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्लर्क ने बीच में आकर कहा, मैडम इज एंटाइटल्ड टू रीड द डॉक्यूमेंट, प्लीज प्रोवाइड द ड्राफ्ट। बाबू ने फाइल खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, मेरी आंखें एक शब्द पर अटक गईं, अधिकार त्याग। रिलीज जैसा कुछ लिखा था। मेरा दिल धक्के से रह गया। ये नाम जोड़ने का साधारण पेपर नहीं था, ये ऐसा पेपर हो सकता था जो मेरे हिस्से को छोड़ने का मतलब दे। मैंने पन्ने को और ध्यान से देखा और मुझे बीच में एक लाइन दिखी जिसमें लिखा था, पत्नी द्वारा अपने अधिकार का त्याग करके पति को पूर्ण स्वामी बनाने की घोषणा। मेरे माथे पर पसीना आ गया। रोहित ने मेरे कान में फिर फुसफुसाया, बस साइन कर दो, बाद में समझा दूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे अंदर से एक बहुत साफ बात निकली, मैं आज अगर झुक गई तो मैं जिंदगी भर झुकी रहूंगी। मैंने बाबू को पेपर वापस पकड़ा दिया। मैं इस पर थम नहीं दूंगी, ये गलत है। उसी पल रोहित का चेहरा लाल हो गया। मान्या एक कदम आगे बढ़कर बोली, तो फिर हम कैसे? क्लर्क ने तुरंत कहा, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट वी कैन रिक्वेस्ट द सब रजिस्ट्रार टू इंटरवीन। ऑल्सो फोर्स्ड कंसेंट इज अ सीरियस इशू। फोर्स्ड शब्द हवा में छुरे की तरह लटक गया। एजेंट ने घबराकर कहा, अरे मिसअंडरस्टैंडिंग है मैडम, फैमिली मैटर। मैंने पहली बार जोर से नहीं पर स्पष्ट स्वर में कहा, फैमिली मैटर नहीं, फ्रॉड है, मेरे सिग्नेचर की नकल है, मेरी आधार कॉपी का मिसयूज है। और तभी पीछे से एक आवाज आई, किसने कहा फ्रॉड? सब रजिस्ट्रार का स्टाफ हमारे पास आ गया था। साहब बुला रहे हैं, अंदर आइए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर वो कमरा था जहां एक फैसला लिखेगा कि मेरा घर मेरे नियंत्रण में रहेगा या नहीं। रोहित ने मेरी कलाई को बहुत कसकर पकड़ा और मान्या ने मेरी तरफ तिरस्कार से देखा। मैंने अपनी कलाई छुड़ाई, अपनी फाइल सीधी की और एक कदम अंदर की तरफ बढ़ाया। दरवाजा खुला और सब रजिस्ट्रार की आवाज आई, मैडम कम इन एंड एक्सप्लेन।
मैं कमरे में कदम रखते ही समझ गई, अब जो मैं बोलूंगी वही मेरी जिंदगी का अगला पन्ना लिखेगा। और बाहर खड़े 3 लोगों की नजरें मेरी पीठ पर जल रही थीं। मैं कमरे में कदम रखते ही समझ गई, यहाँ आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ बात साफ और सीधी रखनी होगी। सब रजिस्ट्रार के टेबल के सामने 2 कुर्सियां थीं। एक तरफ रोहित और उसका एजेंट ऐसे खड़े थे जैसे सब पहले से तय है, और दूसरी तरफ मैं। मेरे हाथ में फाइल थी, मेरे पीछे वकील का क्लर्क था, और मेरे दिल में वो डर जो अब डर नहीं रहा था, अब चेतावनी बन चुका था। सब रजिस्ट्रार ने मेरी तरफ देखा, फिर रोहित की तरफ, फिर फाइल के पन्नों की तरफ। उनकी आवाज थकी हुई थी लेकिन सख्त भी थी। मैडम बताइए, क्या समस्या है? मैंने सांस ली और बहुत शांत स्वर में कहा, सर ये टोकन मेरे नाम से निकला है, लेकिन मैंने ये प्रक्रिया शुरू नहीं की। मेरे दस्तखत की नकल की गई है, और मुझे जिस कागज पर अंगूठा लगाने को कहा जा रहा है वो साधारण नाम जोड़ने वाला नहीं है, उसमें मेरे अधिकार छोड़ने जैसी भाषा है। मैं इस पर सहमति नहीं देती। रोहित ने तुरंत बोलना शुरू किया, सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अरे ये मेरी पत्नी है, बहुत ओवर थिंक करती है सर, हमने बस जॉइंट ओनरशिप के लिए अप्लाई किया है। सब रजिस्ट्रार ने हाथ उठाकर उसे रोका, पहले मैडम की बात पूरी हो जाए। मैंने अपने फाइल से सोसाइटी ऑफिस की अटेस्टेड कॉपी निकाली, वही कंसेंट लेटर वाली। कहा, ये देखिए सर, सोसाइटी रिकॉर्ड में जो कंसेंट जमा हुआ है उस पर मेरे जैसे हस्ताक्षर हैं, लेकिन ये मेरे नहीं हैं, और ये व्हाट्सएप मैसेज भी मेरे नाम से रजिस्ट्री टोकन का मैसेज आया। मैंने किसी एजेंट को ऑथराइज नहीं किया, मैंने कभी पावर ऑफ अटर्नी नहीं दी, फिर ये कैसे? सब रजिस्ट्रार ने कागज लिया, ध्यान से देखा और फिर अपने स्टाफ से कहा, ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल लाओ। एजेंट का चेहरा हल्का सा उतर गया, उसने बात घुमाने की कोशिश की, सर आज बहुत भीड़ है, ये फैमिली मैटर है, घर जाकर बात कर लीजिए। सब रजिस्ट्रार ने उसकी तरफ देखा, एकदम बिना मुस्कान के, यहाँ फैमिली नहीं दस्तावेज चलते हैं, फाइल लाइए। कुछ मिनट में फाइल आ गई। सब रजिस्ट्रार ने पन्ने पलटे, मैंने उनकी उंगली को देखा, जैसे जैसे वो लाइनें पढ़ रहे थे उनकी भौहें सिकुड़ती जा रही थीं। फिर उन्होंने मेरे आधार नंबर की फोटोकॉपी देखी, मेरे पैन की फोटोकॉपी देखी, और फिर उस कंसेंट घोषणा वाले पन्ने पर रुक गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैडम आप कंफर्म कर रही हैं कि आपने ये साइन नहीं किया? मैंने कहा, जी मैंने नहीं किया। उन्होंने रोहित की तरफ देखा, और आप क्या कह रहे हैं? रोहित ने जल्दी से कहा, मैंने घर में इनसे साइन करवाए थे, शायद इन्हें याद नहीं। मेरे अंदर गुस्सा उठा पर मैंने उसे कसकर रोक लिया। मैंने बस इतना कहा, सर अगर मैंने साइन किया होता तो मैं यहाँ अपना थंब क्यों रोकती? मैं पढ़कर ही कंसेंट देती, और अगर ये पेपर सच में जॉइंट ओनरशिप का होता तो मैं रोकती ही नहीं। समस्या ये है कि मुझसे एक ऐसे पेपर पर थंब लगवाने की कोशिश की जा रही थी जो मेरे अधिकार कम कर देता। मान्या बाहर खड़ी थी, उसने दरवाजे के पास से अंदर झांक कर कहा, सर ये सब टाइम पास है, आप काम करिए। सब रजिस्ट्रार ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बहुत साधारण सवाल किया, आप कौन हैं? मान्या 1 सेकंड के लिए अटक गई। रोहित ने फौरन कहा, ये हमारी दोस्त है। सब रजिस्ट्रार ने सीधे कहा, ये दस्तावेज की कार्रवाई है, यहाँ केवल संबंधित पक्ष रहेंगे, आप बाहर रहिए। मान्या का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये कोई रेस्टोरेंट का टेबल नहीं बल्कि सरकारी दफ्तर का कमरा है। सब रजिस्ट्रार ने अपने स्टाफ से कहा, मैडम ने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है, इस स्थिति में बायोमेट्रिक नहीं होगा, ये प्रक्रिया अभी रोक दीजिए और ऑब्जेक्शन नोट फाइल में लगाइए। मेरे सीने में जैसे हवा लौट आई। रोहित एकदम गुस्से से बोला, ये गलत है। सब रजिस्ट्रार ने ठंडे स्वर में कहा, गलत तब होगा जब बिना कंसेंट के थंब लगवा लिया जाए। मैडम ऑब्जेक्शन कर रही हैं, अब आप दोनों कानूनी तरीके से विवाद सुलझाइए, यहाँ दबाव नहीं चलेगा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैडम अगर आप कह रही हैं कि सिग्नेचर फर्जी है तो कंप्लेंट दीजिए, यहाँ से हमें भी रिपोर्ट करनी पड़ सकती है। मैं जानती थी यही सही रास्ता है, लेकिन मन के किसी हिस्से में डर था, अगर कंप्लेंट कर दी तो घर में तूफान आएगा। फिर मुझे खुद की वही लाइन याद आई, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं साबित करूंगी। मैंने कहा, जी सर मैं कंप्लेंट दूंगी। बाहर निकलते ही रोहित ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां पति की नहीं बल्कि कब्जा जमाने वाले आदमी की तरह थीं। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने शांत स्वर में कहा, इज्जत कागज से नहीं मिटती रोहित,
इज्जत झूठ से मिटती है। मान्या ने पीछे से ताना मारा। अच्छा, तो अब ये हमें फंसाएगी? मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखकर बहुत साधारण बात कही। मैं किसी को फंसा नहीं रही, मैं बस अपने नाम और अपने घर को बचा रही हूँ। तुम चाहो तो इस आदमी के साथ रहो, लेकिन सच देख कर रखो। वो कुछ बोलना चाहती थी, फिर उसने रोहित को देखा। रोहित की आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि डर था, डर कि उसका खेल पकड़ा गया। मान्या ने धीरे से अपना चश्मा उतारा और उसी धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे कहा था ये सब साफ है, तुमने झूठ बोला। रोहित ने फुसफुसाकर कहा, मैं समझा दूंगा। मान्या ने हाथ पीछे कर लिया। नहीं, तुम पहले खुद को समझाओ। और फिर वो वहीं भीड़ में बिना किसी फिल्मी संवाद के बस पलट कर चली गई। उस पल मुझे जीत जैसी खुशी नहीं हुई, मुझे बस एक सच्चाई महसूस हुई। जो आदमी अपनी पत्नी को कागज के जरिए धोखा दे सकता है, वो किसी भी रिश्ते को सच्चाई नहीं दे सकता। मैंने उसी दिन 2 काम किए। पहला, मैं थाने नहीं भागी जैसे फिल्मों में होता है। मैं सीधी अपने वकील के ऑफिस गई और हमने एक साफ लिखित कंप्लेंट तैयार की कि मेरे दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया है। फर्जी सिग्नेचर बनाए गए और मुझे गुमराह करके थंब लगवाने की कोशिश की गई। वकील ने कहा, आप शांत रहिए, आप सिर्फ तथ्य लिखिए। दूसरा, मैंने बैंक में जाकर अपने अकाउंट्स की सुरक्षा और मजबूत की। यूपीआई लिमिट बदली, नेट बैंकिंग पासवर्ड रीसेट किए, ईमेल और मोबाइल नंबर पर अलर्ट चालू किए और सबसे ज़रूरी, मैंने अपने लॉकर और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के एक्सेस पर 2 स्तर की सुरक्षा लगाई। ये कोई बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत लोग इसी जगह गलती करते हैं। वे रिश्तों पर भरोसा करते हैं और सिस्टम पर ध्यान नहीं देते। शाम को घर लौटते समय मेरे अंदर एक अजीब डर था। अब घर में क्या होगा? मैं लिफ्ट से ऊपर गई, फ्लोर पर कदम रखा तो घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर से सास की आवाज आई, देखा, हमने कहा था इसे कागज मत दिखाओ, अब ये पुलिस बुलाएगी। ससुर बोले, समाज में क्या होगा? रोहित की आवाज सबसे तेज थी, मैं इसे निकाल दूंगा। मैंने दरवाजा पूरा खोला और अंदर गई। तीनों एकदम चुप हो गए, जैसे कोई पकड़ा गया हो। सास ने तुरंत नाटक शुरू किया, बहू, तूने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। घर की बात बाहर क्यों ले गई? मैंने बहुत साफ कहा, घर की बात तब तक घर की बात होती है जब तक घर के लोग सच बोलते हैं। जब कोई मेरे सिग्नेचर की नकल करता है तो वो घर की बात नहीं रहती। रोहित ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम ये फ्लैट बचा लोगी? तुम अकेली क्या करोगी? मैंने कहा, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे पास मेरे कागज हैं, मेरे पास मेरी मेहनत का रिकॉर्ड है। ससुर ने धमकाने वाली टोन पकड़ी, ये घर हमारे बेटे का घर है, तू बहू है, अपनी औकात में रह। मैंने धीरे से कहा, मैं बहू हूं, इसीलिए चुप नहीं रहूंगी। मैं इंसान हूं, इसलिए सुरक्षित रहूंगी। सास ने रोने का नाटक किया, हमने तुम्हें बेटी माना और तू हमें जेल भेजेगी। ये वही इमोशनल हथियार था। मैंने आवाज नहीं बदली, मैं किसी को जेल भेजने नहीं आई, मैं बस फर्जी कागज का जवाब देने आई हूँ। रोहित मेरे करीब आया और बहुत धीमे बोला, तुम कंप्लेंट वापस ले लो, बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चांदी से तलाक दे दूंगा। उसके शब्दों में डील थी, प्यार नहीं। मैंने कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं रहे रोहित, तुम मेरे पैसे छोड़ रहे हो, तुम मेरे घर का रास्ता छोड़ रहे हो। और मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी, क्योंकि आज तुम कर रहे हो, कल कोई और करेगा। फिर मैंने पहली बार एक चीज बोली जो मेरे लिए भी नहीं थी, आज से इस घर में मेरा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ लिखित में चलेगा। उस रात मैंने अलग कमरे में सोने का नाटक नहीं किया, मैंने सच में अपना कमरा लॉक किया। मैंने अपने फोन पर इमरजेंसी नंबर रखा, मैंने अपने पास एक छोटा बैग तैयार रखा, लेकिन वो भागने के लिए नहीं था, क्योंकि मुझे अब पता था अगर हालात बिगड़े तो मैं डर में गलत फैसला ना करूं। अगले 2 दिन घर में हवा जहर जैसी थी। सास मुझे खाना देते हुए ताना मारती, कितनी पढ़ी लिखी है, देखो घर को कोर्ट बना दिया। ससुर रिश्तेदारों को फोन करके अपनी कहानी तैयार करते, बहू को किसी ने भड़का दिया। रोहित देर रात आता, फोन पर किसी से फुसफुसाता और फिर मेरे सामने आकर कहता, तुमने मुझे खत्म कर दिया। मैं एक ही जवाब देती, तुमने खुद किया। तीसरे दिन वकील का नोटिस आया, उसमें धमकी नहीं थी, सिर्फ फैक्ट्स थे। मेरे दस्तावेज का मिसयूज, मेरे सिग्नेचर की नकल और मेरे द्वारा किए गए पेमेंट्स का ट्रेल, और साथ में एक साफ प्रस्ताव भी। अगर परिवार विवाद को शांत तरीके से सुलझाना चाहता है तो एक रिटन सेटलमेंट किया जाए।
एक, रोहित और उसके परिवार द्वारा भविष्य में मेरे डॉक्यूमेंट्स का कोई उपयोग मेरी लिखित अनुमति के बिना नहीं होगा। 2, मेरे द्वारा किए गए लोन पेमेंट्स के बारे में पूरी अकाउंटिंग होगी। कौन से पैसे किस अकाउंट में गए और जो पैसे लोन के बजाय किसी अन्य अकाउंट में गए उनकी रिकवरी प्लान बनेगी। 3, प्रॉपर्टी सोसाइटी रिकॉर्ड में जो भी एप्लीकेशन चल रहा था उसे फॉर्मली विड्रॉ किया जाएगा और लेटर लिया जाएगा कि ऑब्जेक्शन के कारण प्रक्रिया रोक दी गई। नोटिस पढ़ते ही घर में हंगामा हुआ। सास ने कागज जमीन पर फेंका। ये तो हमें चोर बना देगी। ससुर ने कहा, बहू क्या चाहिए तुझे, पैसा ले ले। रोहित ने पहली बार थकी हुई आवाज में कहा, नेहा तुम आखिर चाहती क्या हो? मैंने पहली बार बहुत स्पष्ट वाक्य में कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सच मानो और मेरे नाम, मेरे दस्तावेज और मेरे पैसों पर खेल बंद करो, बस। उस दिन शाम को हम वकील के ऑफिस गए। मैं, रोहित और उसके माता पिता। कोई फिल्मी पंचायत नहीं थी। एक टेबल थी, एक फाइल थी और एक सच्चाई थी। वकील ने पूछा, क्या आप मानते हैं कि कंसेंट लेटर पर सिग्नेचर जेन्युइन है? रोहित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वो मैंने साइन कराया था, मतलब मैंने ही साइन कर दिया था। मुझे लगा बाद में समझा दूंगा। ये कबूलनामा मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सबूत था। सास ने रोना शुरू किया। ये बच्चा गलत संगत में पड़ गया। वकील ने शांति से कहा, भावनाओं से नहीं, समाधान से बात करेंगे। फिर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स की तरफ इशारा किया। मैडम ने जो पेमेंट्स की है उनमें कुछ लोन से मैच नहीं कर रही। ये किस अकाउंट में गई? ससुर ने नजरें झुका ली। रोहित ने कहा, वो हमने कोऑपरेटिव वाले पुराने मामले में एक जगह पे किया था। वकील ने पूछा, लिखित प्रूफ? जवाब नहीं था, और जहां जवाब नहीं होता वहां झूठ की जगह दिख जाती है। आखिर में सेटलमेंट बना। रोहित ने लिखित में अंडरटेकिंग दी कि मेरे डॉक्यूमेंट्स का कोई उपयोग नहीं होगा, फर्जी एप्लीकेशन विड्रॉ होगी और सब रजिस्ट्रार सोसाइटी में विड्रॉ लेटर जमा होगा। पेमेंट्स के लिए एक रीपेमेंट शेड्यूल तय हुआ, एक मुश्त नहीं बल्कि महीने महीने, ताकि लीगली इन्फोर्सिबल रहे। और सबसे अहम, घर पर कब्जे का सवाल वहीं खत्म हो गया, क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑब्जेक्शन दर्ज हो चुका था। इस पूरे प्रोसेस में सबसे अजीब चीज ये थी, मैं चिल्लाई नहीं, फिर भी मेरा कहा माना गया। क्योंकि मैं रोई नहीं, फिर भी मेरी बात सुनी गई। क्योंकि मैंने परिवार की भाषा छोड़कर प्रक्रिया की भाषा बोली। सेटलमेंट के बाद घर लौटते वक्त रोहित ने गाड़ी में कहा, तुम खुश हो? मैंने बाहर सड़क की तरफ देखा। बारिश फिर शुरू हो रही थी। खुश नहीं, बस साफ हूं। उसने पूछा, अब क्या? मैंने कहा, अब बाउंड्रीज। अगले हफ्ते मैंने एक प्रैक्टिकल कदम उठाया जो बहुत लोग नहीं उठाते। मैंने घर में रहने के नियम लिखित में किए। कोई भी एक्सेस, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सब पारदर्शी। और जब रोहित ने फिर भी चाल चलने की कोशिश की, मैंने बहस नहीं की। मैंने बस वकील को मैसेज कर दिया। धीरे धीरे उसे समझ आया, अब ये लड़की भावनाओं से नहीं टूटेगी। 2 महीने के अंदर सेपरेशन की बात भी साफ हो गई। मैं उसके साथ उस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकती थी जिसमें धोखा, गलती नहीं, योजना था। मैंने तलाक को बदले की तरह नहीं लिया, मैंने उसे एक सीमा की तरह लिया जिसके पार मेरा मन फिर कभी नहीं जाएगा। इस बीच समाज ने भी अपना रोल निभाया। रिश्तेदारों के फोन आए, बेटी घर बचा ले, माँ बाप हैं, मान ले, लोग क्या कहेंगे? मैं हर बार एक ही बात कहती, लोग क्या कहेंगे इसका डर मुझे था। अब सच क्या है ये ज्यादा जरूरी है। और हाँ, कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, बहुत कानून कानून करती है। पर कुछ औरतों ने चुपचाप मुझे मैसेज किया, दीदी आपने सही किया, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसी रात मैंने पहली बार अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना की, बस एक सीधी बात, भगवान मुझे कड़वाहट से बचाना, लेकिन मुझे कमजोर मत होने देना। क्योंकि मेरे लिए जीत ये नहीं थी कि रोहित और उसका परिवार बर्बाद हो जाए, मेरे लिए जीत ये थी कि मैं बर्बाद ना हूं। कुछ महीनों बाद रोहित ने मुझसे मिलने की कोशिश की। उसने कहा कि वो माफी चाहता है। मैंने उसे देखा, उसके चेहरे पर थकान थी। मुझे उसके लिए दया आई, लेकिन मैंने दया को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो चौंक गया। मैंने आगे कहा, माफी का मतलब ये है कि मैं तुम्हारा जहर अपने दिल में नहीं रखूंगी, पर माफी का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूंगी। सीमाएं रहेंगी। वो चुप रहा और मैं पहली बार अपने अंदर हल्की महसूस हुई, क्योंकि सच यही है, कभी कभी इंसाफ लेने के बाद भी दिल में बोझ रह जाता है, और वो बोझ तब जाता है जब आप अंदर से नफरत छोड़ देते हो। मैं अपने फ्लैट में रही, अपने नाम पर, अपने नियमों पर। मैंने अपनी फाइनेंशियल आदतें बदल दी।
कोई भी बड़ा भुगतान बिना लिखित सबूत के नहीं, कोई भी घर की बात बिना दस्तावेज के नहीं, और किसी भी रिश्ते में भावुक करके पैसा लेने की जगह नहीं। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि रिश्तों में भरोसा जरूरी है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अपने पैसे, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ा हर फैसला हमेशा लिखित सबूत और पूरी जानकारी के साथ लें। किसी के लोन में पैसे डाल रहे हो तो बैंक लेटर और अकाउंट की जानकारी अच्छे से समझो। प्रॉपर्टी में नाम जोड़ना कभी छोटी फॉर्मेलिटी नहीं होती, और जो भी एग्रीमेंट हो वो लिखित में होना चाहिए। प्यार, परिवार की जिम्मेदारी, ये सब अपनी जगह है, लेकिन सुरक्षा भी प्यार का हिस्सा ही है। कोई भी रिश्ता इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए अपना आत्मसम्मान, अपनी मेहनत की कमाई और अपनी पहचान दांव पर लगा दी जाए। भावनाओं के साथ साथ जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही समय पर लिया गया एक समझदारी भरा फैसला पूरी जिंदगी बचा सकता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से मनोरंजन, जागरूकता और सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसका किसी भी व्यक्ति, परिवार, संस्था या वास्तविक घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि किसी घटना या पात्र से कोई समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग समझें। कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आर्थिक जागरूकता, कानूनी समझ और आत्मसम्मान के महत्व को उजागर करना है। धन्यवाद।